अध्याय 156 ट्राई ऑप्स डॉग वन कोई संत नहीं था। उन्होंने समाज में योगदान देने के बजाय स्वार्थी कारणों से दुनिया की गंदगी का पीछा किया। वह सीधा और सरल बदला लेना चाहता था। सटीक न्याय देना हर हत्यारे को मारने की उसकी अंतहीन खोज का एक दुष्परिणाम मात्र था। वेस ने इसे इस प्रकार रखा, यहाँ तक कि पीड़ितों के दिलों में भी अंधेरा छाया रहता है। कुछ लोग अपने आघात से निपटने का एक स्वस्थ साधन ढूंढते हैं। कुत्ता केवल उन लोगों को वही पीड़ा देकर अपनी प्यास बुझा सकता है जो उसके सताने वालों से मिलते जुलते हैं। कुत्ते कुत्ते खाने वाली दुनिया में न्याय की परिष्कृत धारणाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वास्तव में बेस ने डॉक्टर कावासाकी की अपने आविष्कारों से दूसरों को पीड़ित देखने की इच्छा का बदला लेने की डॉग वन की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। मानव स्वभाव ही ऐसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग अन्यथा बहस करना पसंद करते थे। वास्तव में कई एलियंस ने समान प्रवृत्ति प्रदर्शित की, लेकिन वह एक अलग कहानी थी। क्या मैं भटक रहा हूँ? उन्होंने मूल रूप से एक प्रशिक्षण तंत्र डिजाइन करने की योजना बनाई थी। उनके डिजाइन को डॉग वन जैसे गहन मिथ्या के साथ रंगना प्रतिकूल हो सकता है। यह एक मजबूत छवि है, चाहे अच्छा हो या बुरा। एक विशेष मनोदशा के प्रभाव में बेस ने अनायास ही इसका आविष्कार कर लिया। उनकी कई अन्य कल्पनाओं के विपरीत इसमें जीवन की एक प्रामाणिक चिंगारी थी। वेस को इतने मूल्यवान रत्न को त्यागने में अनिच्छा थी। उन्हें अभी भी छवि का उपयोग करने के परिणामों का डर था। क्या वे उनकी नैतिकता और विश्व दृष्टि को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा? वर्चुअल मैच में एक स्पेक्टर की एक सीमा है। मुझे संदेह है कि यदि यह पहली बार में संभव हुआ तो बहुत कुछ बह जाएगा। सच कहूं तो बेस के पास किसी भी तरह से कोई सबूत नहीं था। उन्होंने एक स्पेक्टर से जुड़ी अपनी अधिकांश धारणाओं का कभी परीक्षण नहीं किया। शायद औपचारिक अध्ययन की कमी ने सिस्टम को इस अस्पष्ट क्षेत्र के संबंध में उन्हें उचित कौशल और उपकौशल प्रदान करने से रोक दिया। जो आएगा वो आएगा, वेस ने फैसला किया। यह पूरी तरह से बुरा नहीं है अगर छात्र अपने जीवन में कुछ परिप्रेक्ष्य हासिल कर लें। युद्ध की शुरुआत के साथ संभावना है कि वे अग्रिम पंक्ति में लड़ेंगे। ब्राइट वेसिया युद्ध आमतौर पर लगभग 5 से 7 वर्षों तक चलता था। ऐतिहासिक रूप से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ जमीनी संघर्ष इस हद तक बढ़ गए कि रक्षकों ने अपने अतिरिक्त पदों को भरने के लिए बमुश्किल प्रशिक्षित किशोरों को भर्ती किया। वर्तमान में किसी संकट को दूर करने के लिए भविष्य से उधार लेने का ऐसा कार्य वास्तव में ग्रह के लिए कभी कारगर नहीं रहा। अनुभवी मेक पायलट अक्सर उन्हें फाड़ देते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे ग्रह को परिणाम भुगतना पड़ा। प्रत्येक ग्रह और तारा प्रणाली को ब्राइट रिपब्लिक की रक्षा में योगदान देना था। योग्य मेक पायलटों की पीढ़ीगत अंतर ने उनके प्रभाव को कम कर दिया और उन्हें नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कम आवाज दी। उज्ज्वल गणतंत्र का भविष्य उसकी युवावस्था में निहित है। एक पल के लिए बेस ने कल्पना की कि क्लाउडी कर्टन की युवा शक्तियों को प्रभावित करना कैसा होगा। 10 से 18 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को मशीन चलाना सीखना होगा। यहाँ तक कि जो लोग कभी युद्ध के मैदान में कदम भी नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने भी हत्या करना सीख लिया। इन प्रभावशाली युवाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखना कैसा था? वेस अपने काम में इन गुणों को शामिल करके संभावित रूप से उन्हें अधिक स्मार्ट, साहसी और अधिक आत्मविश्वासी बना सकते हैं। वेस ने अपना सिर हिलाया। किसी भिन्न प्रेरणा के साथ शुरुआत करना सही नहीं लगता। इसके समस्याग्रस्त तत्वों के बावजूद बेस ने डॉग वन की पिछली कहानी को उजागर करना जारी रखा। उन्होंने सावधानी पूर्वक अपनी परेशान युवावस्था को एक सताए हुए चोर और गुलाम के रूप में देखा, एक भर्ती सेना में एक क्रॉसबोमैन के रूप में अपने विकास की अवधि, एक सैन्य आपदा से अंततः अपने परित्याग तक। इन सभी घटनाओं के दौरान डॉग वन की जिद्दी जीवित रहने की क्षमता ने उसे उन कौशलों को सीखने की अनुमति दी जो उसे एक इनामी शिकारी और जल्लाद के रास्ते पर ले गए।
कहानी का विवरण बहुत मायने रखता था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका डिजाइन एक स्पेक्टर की प्रारंभिक परत के ऊपर सचेतन परत पर जोर दे। महान प्रवृत्ति ने किसी संकट का तेजी से जवाब देने की क्षमता के कारण अनुभवी पायलटों को प्रशिक्षुओं की तुलना में अधिक मदद की। दूसरी ओर, प्रशिक्षु अक्सर जिन निम्न स्तरीय लड़ाइयों में लगे रहते थे, वे कम गहन थीं। ठोस निर्णय और नपातुला निर्णय लेना अधिक मायने रखता है। यदि डॉग वन के मिथक से प्रभावित किसी मशीन के पायलटों ने उसकी कुछ आदतें अपना लीं, तो यह पूरी तरह से बुरी बात नहीं हो सकती है। वेस ने जानबूझकर डॉग वन को क्रॉसबो में विशेषज्ञ बनाने का फैसला किया। एक साधारण गैर दोहराया जाने वाला क्रॉसबो एक समय में केवल एक ही बोल्ट फायर कर सकता है। दूसरे बोल्ट को बांधने के लिए डोरी को पीछे खींचने में बहुत समय लगा। डॉग वन चूकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनकी तलवार चलाने की कला उनकी निशानेबाजी की तुलना में फीकी थी, इसलिए कोई भी दुश्मन जो करीब आता वह आसानी से उसे मार सकता था। इस प्रकार डॉग वन ने लगातार अपने क्रॉसबो के साथ अभ्यास किया जब तक कि उसकी निशानेबाजी अद्वितीय नहीं हो गई। अब जब मेरे पास यह छवि है, तो क्या मुझे एक और छवि जोड़नी चाहिए? इससे यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रत्येक डिजाइन को कई छवियों से लाभ हुआ है। उनके मार्क एंटनी मार्कावाय ने एक साथ 3 छवियों का उपयोग किया और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी वेस ने कई कारणों से सहज रूप से इस धारणा को खारिज कर दिया। सबसे पहले, बहुत सारी छवियां बनाए रखने से उसकी एकाग्रता पर दबाव पड़ा। दूसरा, उनके यंग ब्लड डिजाइन ने बहुआयामी निर्माण के बिना भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से एक स्पेक्टर के मामले में इसकी रेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? आखिरकार वेस को भी अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ा। उन्होंने अपने प्रशिक्षण तंत्र को डिजाइन करने के लिए अधिकतम 3 सप्ताह ही आरक्षित रखे। यदि वह एक साथ कई छवियों को बनाए रखने की कोशिश करता, तो वह बार बार ब्रेक लेता। यदि वह केवल एक ही इरादे पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह आसानी से एक ही समय में बहुत सारे काम पूरा करने में सक्षम होता। उन्होंने इसे सरल रखने का निर्णय लिया। आइए आगे बढ़े और एक बेस मॉडल चुनें। मन में एक उपयुक्त छवि के साथ वह अपने टर्मिनल की ओर गया और आयरन स्पिरिट के बाजार अनुभाग का दौरा किया। कैटलॉग खोलने के बाद उन्होंने स्टार मीडियम राइफलमैन मेज की सूची देखी और इत्मीनान से सूची ब्राउज की। मीडियम वेट वर्गीकरण में भी राइफलमैन में कई अलग अलग आकार में आते थे। आमतौर पर उन्हें हरफनमौला या विशेषज्ञ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वाले में हाथापाई के हथियार चलाते समय अधिक ताकत का लाभ उठाने के लिए मजबूत कृत्रिम मांसपेशियां थीं। उत्तरार्ध ने हाथापाई की लड़ाई छोड़ दी और सटीकता और समन्वय के लिए अपने डिजाइनों को अनुकूलित किया। चूंकि वे इसका लक्ष्य एक प्रशिक्षण व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें किसी विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने विशेषज्ञ डिजाइनों को चुना। उन्हें तुरंत पता चला कि इन राइफलमैन मेचों को मोबाइल और सटीक मेक में विभाजित किया जा सकता है। मोबाइल राइफलमैन मेच मूल रूप से झड़प करने वालों की तरह काम करते थे। उन्होंने गति और गतिशीलता के लिए अपने पैरों को अनुकूलित किया। वे जटिल परिस्थितियों में युद्ध करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां युद्ध रेखाएं अस्थिर हो सकती हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों जैसे कि हल्की मशीनों को मार गिराने में माहिर थे और उनकी लक्ष्यीकरण प्रणालियां इस भूमिका को प्रतिबिंबित करती थीं। सटीक यंत्र स्थिर स्थिति से मध्यम से लंबी दूरी की आग पर केंद्रित होते हैं। लोग अक्सर इन राइफलमैन को स्नाइपर्स मानते थे, हालांकि यह उपनाम इस प्रकार के प्रत्येक हथियार पर लागू नहीं होता था। वे कई मायनों में मोबाइल राइफलमैन मेच से भिन्न थे। उनकी भुजाएं छोटी और अधिक नाजुक थीं, लेकिन यदि पायलट के पास कौशल हो तो वे अत्यधिक सटीकता के साथ राइफल चलाने की क्षमता हासिल कर लेते थे। उनकी लक्ष्यीकरण प्रणालियों में तेजी से बढ़ते लक्ष्यों पर नजर रखने में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने लंबी दूरी पर हिट की संभावना को बढ़ाने में काफी मदद की।
वेस ने अपनी पसंद को इस उप प्रकार के मैच तक सीमित कर दिया। द डॉग्ड वन एक ही गोली से मौत पहुंचाने का मार्ग अपनाता है। कमांडो जैसी रन एंड गन लड़ाई छवि के अनुरूप नहीं थी। जब उन्होंने डिजाइनों पर स्क्रॉल किया तो उनका दिमाग थोड़ा भटक गया। वह अचानक रुक गया जब उसे डॉग्ड वन और प्रक्षेपित डिजाइन के बीच एक प्रतिध्वनि की हल्की सी कल्पना हुई। रिक्शा समूह ताकि एक ट्राई ऑप्स 5 लाख उज्ज्वल क्रेडिट। उन्होंने रिक्शा समूह के बारे में कभी नहीं सुना। वेस ने तुरंत गैलेक्टिक नेट ब्राउज किया और यह पता चला कि कंपनी रियल एस्टेट और ईंधन रिफाइनिंग जैसे कई मैकेनिकल संबंधित उद्योगों में काफी बड़ी डील हुआ करती थी। एक दिन कंपनी ने उस समय विकसित हो रहे मशीनी क्रेज में कूदने का फैसला किया और टीओ सीट ट्राई ऑप्स जारी किया। मेक की अवधारणा सरल लग रही थी। ट्राई ऑप्स का नाम इसके अनूठे लेकिन गड़बड़ मुख्य ऑप्टिकल सेंसर के कारण पड़ा। मूल रूप से इसकी 3 आंखें थीं और हर आंख दुनिया को अलग अलग तरीके से देखती थी। विशिष्ट प्रोसेसरों ने संवेदी डेटा लिया और मेक पायलट को एक उन्नत छवि प्रदान की। हालांकि यह कठिन लग रहा था, रिक्शा समूह द्वारा नियोजित डिजाइनरों ने समग्र फुटेज को सरल बनाना सुनिश्चित किया। ट्राई ऑप्स का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने वाले कुछ मेक पायलटों ने इसकी अत्यधिक विकसित संवेदी फीड की प्रशंसा की, जो अपने समय के लिए बहुत उन्नत थी। बाकी मेक ने काफी खराब प्रदर्शन किया। सेंसर के अलावा ट्राई ऑप्स ने इसे काफी हद तक निभाया। डिजाइनरों ने अपने उत्पाद को आधार रक्षकों के रूप में नियोजित करने की कल्पना की। उन्होंने कवच, गतिशीलता और सहनशक्ति की कीमत पर ट्राई ऑप्स सटीकता में वृद्धि की। डिजाइन की एकमात्र अन्य लाभकारी विशेषता यह थी कि यह एक बहुत अच्छी लेजर राइफल के साथ आया था। रिक्शा समूह ने स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ डिजाइनर या निर्माता से एक प्रीमियम मॉडल का लाइसेंस लेने के लिए काफी पैसा खर्च किया। सौभाग्य से वेस के लिए राइफल उसके उद्देश्यों के अनुकूल थी। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के कारण हथियार एक शक्तिशाली निरंतर बीम फायर करता है जो एक ही शॉट में कवच की पतली परतों के माध्यम से पिघलने में सक्षम होता है। बाद में राइफल को अपनी अत्यधिक गर्मी को बाहर निकालने के लिए काफी लंबे चक्र समय की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर पूरे ट्राई ऑप्स डिजाइन ने मेक डिजाइन में एक चरम प्रस्तुत किया जो बाद में पैसे की बर्बादी साबित हुआ। जबकि डिजाइन की अवधारणा में कुछ अच्छे बिंदु थे, बाजार ने अन्यथा निर्णय लिया। मेक्स युग के अराजक आगमन में पारंपरिक सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए थे। कुछ मेक पायलटों ने मूलतः बैठे हुए बतख को चलाने की सराहना की। उस समय मैच की पूरी अवधारणा किसी भी प्रकार के इलाके में अन्य की तुलना में अपनी बेहतर गतिशीलता पर केंद्रित थी। टैंक जैसे विकल्प। यदि कोई मशीन पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती है तो उसे कम से कम कुछ प्रहार झेलने में सक्षम होना चाहिए। यदि कोई मशीन ऐसा भी नहीं कर सकती तो सबसे पहले इसे चलाना कौन चाहेगा। उस समय युद्धोन्मादियों को उम्मीद थी कि हर व्यवस्था आग की चपेट में आ जाएगी। ट्राई ऑप्स ने अपने आक्रामक पहलुओं में सराहनीय प्रदर्शन किया, लेकिन जब इसकी कागजी पतली सुरक्षा पर विचार किया गया तो यह असफल रहा। एक सस्ता बुर्ज भी स्थापित कर सकते हैं। संपूर्ण रिक्शाफ्ट समूह अंततः दिवालिया हो गया। अपने उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बावजूद वेस ने ट्राई ऑप्स से मुंह नहीं मोड़ा। इसकी ताकत और कमजोरियां पहले से ही डॉग्ड वन के साथ काफी अच्छी तरह मेल खाती हैं। यदि उसे बहुत अधिक पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती तो वह काफी समय बचा सकता था। वेस इस असफल डिजाइन के सफल संस्करण के साथ आने की चुनौती के लिए भी तत्पर थे। इसका पहला अवतार बुरी तरह विफल रहा और इसने आयरन स्पिरिट में इसके वर्तमान अवतार को प्रभावित किया। शायद ही किसी ने वर्चुअल में खरीदा हो। कई मेक डिजाइनरों ने भी अलोकप्रिय डिजाइन से परहेज किया। उनमें से कुछ ने आधे मिलियन क्रेडिट के साथ जुआ खेलने का साहस किया। यह वेस के लिए ठीक है क्योंकि उसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक वेस ने क्लाउडी कर्टेन में एक काफी मजबूत ब्रांड बना लिया है।
भले ही वह गणतंत्र के बाकी हिस्सों में कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी वह अपने आभासी उपकरणों को आजमाने के लिए अपने वफादार प्रशंसकों के समूह पर भरोसा कर सकता था, चाहे गुणवत्ता कुछ भी हो। उन्होंने वर्चुअल लाइसेंस खरीदा और उसका डिजाइन सिस्टम में आयात किया। सिस्टम के स्वयं के डिजाइनर मॉड्यूल का उपयोग करते हुए बेस ने अपने संस्करण की कल्पना करना शुरू कर दिया। अपने पुराने तरीकों और कार्यान्वयन को अद्यतन करने के अलावा वे इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के इलाकों में व्यवहार्य बनाना चाहता था। जब उसने डॉग 1 के बारे में सोचा तो उसने एक धैर्यवान शिकारी की कल्पना की जो झाड़ियों से अपने लक्ष्य पर घात लगाकर हमला कर रहा था। मुझे स्टील्थ और मारक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। ट्राइऑप्स वेरिएंट को कभी भी अग्रणी नहीं होना चाहिए। डॉग 1 की तरह उसके डिजाइन को पहले से ही एक अच्छी स्थिति चुननी चाहिए और अपने शिकार के सामने आने का इंतजार करना चाहिए। एक बार जब उसका लक्ष्य उसके क्रॉस हेयर में आ गया तो उसे एक ही हमले में गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे लेजर राइफल को भी मजबूत करना होगा। गामा लेजरों में उनके हालिया प्रवेश ने वेस को उच्च शक्ति वाले लेजरों को संभालने के बारे में बहुत सारी तरकीबें सिखाईं। अध्याय 157 स्टेल्थ आर्मर। वेस ने गंभीरता से अपने वेरिएंट को डिजाइन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक वांछित छवि को एक इरादे में केंद्रित करने के अपने सामान्य अनुष्ठान से शुरुआत की। उसके मन में केवल डॉग 1 था, इसलिए उसका अभ्यास किया हुआ दिमाग आसानी से उसकी वांछित स्थिति में आ गया। आदत के अनुसार वेस ने पहले हथियार से शुरुआत की। ट्राइऑप्स एक काफी उत्कृष्ट लेजर राइफल के साथ आया था जिसे पहले से ही बेस मॉडल के लक्ष्यीकरण सिस्टम में एकीकृत किया गया था। यह 2 डिफॉल्ट मोड के साथ आया था, एक शक्ति और परिशुद्धता के लिए और दूसरा करीब से मध्यम रेंज स्ट्राफिंग के लिए। जबकि लेजर राइफल ने दोनों भूमिकाओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया, मेक ने बाद के मोर्चे पर खराब प्रदर्शन किया। वेस को विचार करना था कि क्या वह इस शूटिंग मोड को रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मशीन ने नजदीकी दूरी पर खराब प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह नहीं है कि रैपिड फायर मोड का कोई उपयोग नहीं था। फिर भी जब उन्होंने डॉग 1 की कल्पना की तो उन्होंने क्रॉसबो के प्रति पूर्ण समर्पण की कल्पना की। भले ही हथियार केवल एक ही पहलू में उत्कृष्ट हो, डॉग 1 ने हमेशा सही लड़ाई चुनकर इसे काम में लाया। सीमाएं व्यवहार को आकार देती हैं। राइफलमैन मेक्स हमेशा दुश्मन को उनके पास आने देते हैं। वे अपनी इच्छानुसार शामिल होना या पीछे हटना चुन सकते हैं। जब वेस ने रैपिड फायर मोड को हटाने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक प्रशिक्षण मशीन को डिजाइन करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। हालांकि इसकी अनुपस्थिति उनके मॉडल को बहुत लोकप्रिय नहीं बना सकी, फिर भी इसने उसका फोकस बढ़ा दिया। मेक पायलटों ने अपनी महारत को तेजी से बढ़ावा दिया यदि उन्होंने अपने प्रशिक्षण को विभिन्न शैलियों के बीच इधर उधर भटकने के बजाय एक ही पहलू पर समर्पित किया। वह बड़े पैमाने पर लेजर राइफल की मरम्मत के लिए आगे बढ़े। वह इसे एक तरह से कॉम्पैक्ट लेजर तोप में बदलना चाहते थे। हथियार मध्यम से लंबी दूरी पर बेहद सटीक होना चाहिए और इसकी लेजर किरण किसी कमजोर बिंदु से टकराने पर किसी भी उपकरण को निष्क्रिय कर देना चाहिए। उन्होंने कई अनावश्यक और पुराने घटकों को तोड़ दिया। उनके स्थान पर उन्होंने तुरंत अलग अलग मिश्र धातुओं से बने कुछ संशोधित घटकों को डिजाइन किया, जिससे राइफल की अधिकतम शक्ति और गर्मी उत्सर्जन में सुधार हुआ। वेस को यह सुनिश्चित करना था कि 1-2 शॉट फायर करने पर हथियार पिघल न जाए। हालांकि उनका अनुमान था कि हथियार एक बार में केवल 5 शॉट ही संभाल सकता है, इससे पहले कि उसे व्यापक शीतलन की आवश्यकता हो। एक सामान्य राइफल के लिए 5 शॉट ज्यादा नहीं है। उसने सोचा, अगर किसी और ने सुना कि वेस एक ऐसी राइफल को फिर से डिजाइन करना चाहता था जो एक ही मुठभेड़ में केवल इतनी ही गोली मार सके, तो वे उसे पागल कहेंगे। एक बार जब वे इसे क्रियान्वित होते देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। राइफल को उच्च शक्ति वाली कॉम्पैक्ट लेजर तोप में परिवर्तित करके
बेस ने स्टार डोमेन को पूरी तरह से पार कर लिया। उन्होंने डॉक्टर कावासाकी के शोध नोट्स से प्राप्त अंतर्दृष्टि से काफी कुछ उधार लिया। निषिद्ध सामग्री का अध्ययन करने से उन्हें गामा लेजरों को कार्यशील बनाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया था। हालांकि उनके पास ग्रेसर राइफल को डिजाइन करने के लिए आधार का अभाव था शुरुआत से। इसके अलावा उन्होंने सीजर ऑगस्टस की कलाई लेजर तोपों से कुछ डिजाइन तत्व भी उधार लिए। हथियार प्रणाली ने एक बेहद कॉम्पैक्ट व्यवस्था को नियोजित किया जिसने हाइब्रिड नाइट को पर्याप्त मात्रा में गोलाबारी करने की अनुमति दी। हालांकि इसकी सटीकता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ गई। व्यावहारिक उदाहरण ने वेस को अपनी राइफल डिजाइन को उचित आकार में पतला करने की अनुमति दी। जंबो आकार की लेजर तोपों की तुलना में उनका अपना संस्करण अभी भी एक नियमित राइफल जैसा दिखता था। इसका वजन बेस मॉडल से थोड़ा ही ज्यादा था। रैपिड फायर मोड का त्याग करके बेस ने अपने सटीक मोड को हास्यास्पद स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह खाली कर दी। रीडिजाइन को पूरा करने में केवल 1.5 दिन लगे, लेकिन वेस पूरा नहीं हुआ। उन्होंने हथियार को विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के अधीन करने में 4 और दिन बिताए। उन्होंने बड़ी मात्रा में खामियां उजागर की। उधार के ज्ञान का उनका कार्यान्वयन बहुत ही कठिन था, जिससे संकेत मिलता था कि उन्हें इन तत्वों के पीछे के सिद्धांतों पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं थी। वेस को ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी, इसलिए जब भी उसे छेद मिले तो उसने कंधे उचकाए और छेद बंद कर दिए। परीक्षण और फिक्सिंग की इस निरंतर पुनरावृत्त प्रक्रिया के माध्यम से राइफल ने अधिक परिष्कृत उपस्थिति प्राप्त की। हालांकि इसमें काफी अधिक द्रव्यमान भी था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक उच्च शक्ति वाली लेजर राइफल की मांग वाले बफर्स की मात्रा को कम करके आंका। कई सिमुलेशन अक्सर अनजाने में गर्मी के मामूली फैलाव के कारण बुरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो राइफल के कुछ अधिक संवेदनशील घटकों के पोखर में पिघलने की प्रवृत्ति होती है। जिन सामग्रियों के साथ उसे काम करना पड़ा, उसके विकल्प सीमित थे। जबकि डॉक्टर कावासाकी के पास आधुनिक सामग्रियों के साथ काम करने की सुविधा थी, वेस केवल विदेशी सामग्रियों के एक छोटे से चयन में से ही चयन कर सकते थे। जो काम वह गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं कर सका, उसे मात्रा के साथ प्रतिस्थापित करना पड़ा। इसलिए अतिरिक्त मात्रा। इससे जो एकमात्र अच्छी बात सामने आई वह यह थी कि राइफल अब एक समय में 6 शॉट संभाल सकती है। अब जब मैंने हथियार का काम पूरा कर लिया है, तो चलिए मेक पर चलते हैं। उन्होंने पहले ही एक बड़ा संशोधन पूरा कर लिया है। अगले चरण में अपनी इच्छित युद्ध शैली की प्रशंसा करने के लिए फ्रेम को संशोधित करना शामिल था। गेट के ठीक बाहर एक प्रभावी यंत्र बनने के लिए इसे दुश्मन का पता लगाने और पीछा करने से बचना था। क्या मेरे पास पहले से ही कण जनरेटर का लाइसेंस नहीं था? उसके मिस्ट्रॉलर ने उसके परिवेश को स्पष्ट करने के लिए वाष्प और कणों का एक बादल फेंक दिया। जबकि मिस्ट्रॉलर ने बादल का आक्रामक तरीके से उपयोग किया, इसे भागने के लिए एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने अपने मौजूदा लाइसेंस ब्राउज किए और देखा कि उनके पास रिलैक्स सिस्टम्स वाला पार्टिकल इजेक्शन मॉड्यूल प्रथम संस्करण का वर्चुअल लाइसेंस है। यह चलेगा। कण जनरेटर को अपने डिजाइन में एकीकृत करने से पहले उन्हें पहले पूरे फ्रेम को नया रूप देना पड़ा। उन्होंने मेक के आंतरिक लेआउट को अद्यतन और अनुकूलित करने की अपनी सामान्य दिनचर्या की। उनके व्यापक और थोड़े उथले ज्ञान के साथ साथ उनके पिछले अनुभव ने उन्हें कई छोटे मोटे संशोधन करने की अनुमति दी। एक रक्षात्मक रेखा के पीछे सख्ती से नियोजित एक स्थिर मशीन के रूप में बेस मॉडल बेहद कम RF और CF से पीड़ित था। जो कुछ भी इसके अपेक्षाकृत फीके कवच को पार कर जाता है, वे ट्राइऑप्स को आसानी से पंगु बना सकता है। जबकि वेस कुछ भी नहीं करने पर विचार कर रहा था, उसके पेशेवर रवैये ने उसे कम से कम अपने संस्करण को जीवित रहने का मौका देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मेक की अतिरेक को बढ़ाने में काफी समय बिताया,
लेकिन मुख्य रूप से इसके आंतरिक कंपार्टमेंटलाइजेशन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका डिजाइन एक टैंक के रूप में नहीं था, और वे में की आक्रामक क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। इसने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे समझौते करने के लिए मजबूर किया कि उनके डिजाइन में पर्याप्त उच्च क्षमता वाली ऊर्जा कोशिकाएं और ठोस ताप सिंक हों ताकि वे अपने मांग वाले हथियार को पूरा कर सकें। जैसे जैसे दिन बीते गए, वेस ने में के आंतरिक हिस्सों को तब तक बदलना और फिर से डिजाइन करना जारी रखा जब तक कि वे उसके पास जो कुछ भी था उससे संतुष्ट नहीं हो गया। मशीन की उत्तरजीविता कभी भी कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब यह कम से कम कुछ और प्रहारों का सामना कर सकती है। इससे उसके वेरिएंट का कवच छूट गया। यदि वेस अपने डिजाइन को एक व्यवहार्य लंबी दूरी के घात लगाने वाले में बदलना चाहता था, तो उसे इसका पता लगाना और अधिक कठिन बनाना होगा। घने जंगल वाले वातावरण में भी मेच अभी भी अन्य मेच का पता लगा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो मेच धातु के विशाल टुकड़े थे जो बहुत अधिक शक्ति और गर्मी उत्पन्न करते थे। इससे कई मशीन डिजाइनरों को सिरदर्द हुआ क्योंकि जल्दी पता लगने से पूरा मिशन आसानी से बर्बाद हो सकता है। इस मामले में कण जनरेटर का कोई उपयोग नहीं है। यदि आपके छिपने के स्थान पर सेंसर अवरुद्ध कणों का एक विशाल बादल मंडरा रहा है, तो छिपा रहना कठिन है। यह एक विशाल मैं यहाँ हूँ चिन्ह को पकड़ने जैसा है। दूसरा उत्तर खोजने के लिए वेस को आयरन स्पिरिट के कैटलॉग की ओर रुख करना पड़ा। उसने कवच अनुभाग में प्रवेश किया और वे सब कुछ छान डाला जो वे नहीं चाहता था। कुछ भी भारी नहीं, कुछ भी हल्का नहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं। उसने तेजी से कुछ भी फेंक दिया जो उसके मानकों को पूरा करने में विफल रहा। वह केवल कुछ ही लेकर आया, अंत में विकल्प। वेस ने संकेतों को कम करने और गर्मी को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी को चुना। यह सबसे कम टिकाऊ कवच प्रणाली भी थी, लेकिन आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता था। अर्नोल्ड्स कंपनी जीएस फॉर्मूला 15,250,000 उज्ज्वल क्रेडिट। इसमें क्रेडिट की अच्छी खासी राशि खर्च हुई, लेकिन कार्लोस द्वारा हर हफ्ते लगातार एक माह का आय जारी करने के कारण वेस इसे वहन कर सका। वह समय समय पर अपने कर्मचारियों के काम की निगरानी करता रहा है। कुछ मुश्किल हालात से बाहर निकालने में मदद करने के अलावा कार्लोस ने अपने सिल्वर लेबल में के निर्माण में भी अच्छा काम किया। नवंबर निगमित लिविंग मेक कॉरपोरेशन ने प्रत्येक सिल्वर लेबल मेक के लिए लगभग 30 मिलियन क्रेडिट का शुल्क लिया। ईमानदार होने के लिए असंपीडित कवच के साथ ग्लास्टजेन मेक के लिए जो थोड़ा अधिक हो सकता है, फिर भी किसी अन्य उत्पादन लाइन के बिना वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सका। जब तक मार्सेला ने ऑर्डर जारी रखे, वेस को अपने अधिकांश दर्शकों के लिए कीमत तय करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। अच्छे दिन नहीं टिकेंगे, उसने गंभीर भाव से खुद को याद दिलाया। खुले बाजार में कई कच्चे माल की कीमतों में पहले से ही वृद्धि शुरू हो गई है। कई आपूर्तिकर्ता अपने मौजूदा ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करके पहले से ही तनाव में हैं। यदि कुल लागत 30% बढ़ जाती है, तो वेस को अपना सिल्वर लेबल मेक बेचना बंद करना होगा। हालांकि वह अभी भी अपने गोल्ड लेबल मेक्स के साथ कुछ लाभ कमा सकता है, लेकिन समय के साथ उसे अपनी मांग कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्लास्टजेन मेक्स में कोई भविष्य नहीं है। मुझे वर्तमान खरीदारी का अधिकतम लाभ उठाना होगा। वेस अनिवार्य रूप से घड़ी पर था। डॉर्टमुंड का पुनर्निर्माण करने और पूरी तरह से मूल मशीन डिजाइन करने के लिए आवश्यक सभी उत्पादन लाइसेंस खरीदने के लिए उन्हें पर्याप्त श्रेय और योग्यताएं जुटानी पड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके पास अधिकतम 2 साल ही हैं, हालांकि युद्ध आसानी से उनकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उम्मीद है कि जब तक वेस अपना मूल डिजाइन पूरा नहीं कर लेता, तब तक वेसिनों के पास अपने आक्रमण में देरी करने की शालीनता होगी। हाँ, बड़े भाग्य से ऐसा होगा। वो हंसा। उन्होंने अपना प्रशिक्षण तंत्र डिजाइन करना फिर से शुरू किया।
वह आसानी से उपयुक्त मूड में वापस आ गया और नए खरीदे गए जीएस फॉर्मूला 15 का उपयोग करके इसके कवच को आकार दिया। एक कवच प्रणाली के रूप में जो चुपके पर केंद्रित थी, यह अनिवार्य रूप से दो मोर्चों पर केंद्रित थी। सबसे पहले, इसने फ्रेम को गर्मी लीक होने से रोका। इसकी आंतरिक परतें चतुराई से अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे बाहर की ओर फैलने से रोकती हैं। अपने आविष्कार के समय ऐसी प्रणाली सक्रिय लड़ाइयों में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करती थी। यदि यह स्थिर यंत्र पर काम करता है तो यह काफी अच्छा है। गोली चलाने से पहले कवच प्रणाली को केवल मेरे में को छिपाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसने विभिन्न प्रकार के संकेतों को कम करने का अपना सबसे बुनियादी कार्य किया। यह स्वाभाविक रूप से मैट गहरे भूरे रंग का हो गया और जब किसी ने इस पर प्रकाश डाला तो यह मुश्किल से ही चमक सका। विद्युत चुंबकीय संकेतों को कम करने के अलावा इसने अन्य प्रकार की प्रणालियों जैसे सोनार, मोशन और ग्रेविटिक सेंसर की प्रभावशीलता को भी सीमित कर दिया। स्वाभाविक रूप से इसने केवल एक बिंदु तक ही काम किया। चूंकि वेस ने अपने डिजाइन का उद्देश्य दूर से लड़ना था, इसलिए यह उसके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसने वेस को काफी गुप्त मेक बनाने की अनुमति दी। राइफलमैन मेक ने एक गंदे रंग का कोणीय डिजाइन अपनाया जो स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर नहीं लग रहा था। इसमें एक अजीब लेकिन डराने वाला व्यवहार था जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब व्यापार था। वेस ने अपनी स्टील कोटिंग की प्रभावशीलता को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोई भी उत्कर्ष नहीं जोड़ने का विकल्प चुना। अब मुझे कण जनरेटर जोड़ना होगा। वेस ने कण जनरेटर बैकपैक मॉड्यूल के अपने पहले कार्यान्वयन से उधार लिया था। उन्होंने अपने पहले के काम को दोबारा नहीं किया बल्कि शून्य से शुरू किया। परिचित फेस्टिव क्लाउड जनरेटर में जोड़कर भी वे इसे थोड़ा कम करने में कामयाब रहे। फॉर्मूला 15 के बाहरी आवरण के साथ शायद ही कोई सेंसर इसे पकड़ पाएगा। अब जब वेस ने मूल डिजाइन पूरा कर लिया तो उन्होंने इसे कई परीक्षणों से गुजारा। उन्होंने पहले कभी गुप्त कवच के साथ काम नहीं किया था, इसलिए सिमुलेशन में बहुत सारी त्रुटियां उजागर हुईं। कवच को आकार देने के कुछ निश्चित तरीके नमी की प्रभावशीलता को सीमित करने के लिए निकले। वेस ने दोषपूर्ण अनुभागों को संशोधित करने में काफी समय बिताया। वह तब तक अपना काम करता रहा जब तक कि मार्सेला ने अंततः वापस नहीं बुलाया। शुभ दिन वेस, मैं आपको यह बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि आपका जहाज क्लाउडी कर्टेन की ओर जा रहा है। ये तो अच्छी खबर है। जब वह अपने डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए रुका तो वह खुश हो गया। मैंने सोचा कि मेरे जहाज की मरम्मत में थोड़ा अधिक समय लगेगा। मैं भी, लेकिन शिपयार्ड ने ओवरटाइम काम किया। बॉस ने व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का निर्णय लिया। उसे व्यावहारिक रूप से आपके अत्याधुनिक कारवेट से प्यार हो गया। वे दोनों थोड़ा हंसे। वे इस भावना को समझ सकते थे। यदि कोई अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन मशीन उसकी वर्कशॉप में आ जाए तो संभवतः वे घंटों तक लार टपकाता रहेगा। क्रू के बारे में क्या? आपके जहाज में स्टाफ है और जाने के लिए तैयार है, लेकिन मार्सेला की बातें अधूरी रहेगी। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? शायद। महान। वेस को आश्चर्य हुआ कि मार्सेला ने क्या किया। यह काफी गंभीर लग रहा था। अगर उसके जैसा चिकनी चुपड़ी बात करने वाला लड़खड़ा गया उसकी बातों पर। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने कुछ पारंपरिक प्रयास किए, लेकिन जब उन्होंने डॉग वन के बारे में सोचा तो वे फिट नहीं हुए। अंततः ओल्ड सोल पर निर्णय लेने से पहले वेस ने इस मुद्दे पर अपने दिमाग को खुरदने में आधा घंटा बिताया। यह यंग ब्लड के साथ बिल्कुल विपरीत है। एक अमर के रूप में प्रशिक्षक डॉग वन से अधिक उम्र का हो सकता है, लेकिन मानसिकता और जीवन के अनुभव के मामले में इनामी शिकारी को लाड़ प्यार वाले पूर्व शूरवीर पर बढ़त हासिल थी। यह नाम डॉग वन में प्रशिक्षुओं की कमी को भी दर्शाता है। उसने कभी किसी को व्यापार के गुर नहीं सिखाए थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह दूसरों को पीड़ा में डाले बिना जीवित रहना नहीं सिखा सकता था। उसका जीवन परिवार या दोस्तों के बिना जीना तय था।
वेस ने अपना सिर हिलाया। उसे लगातार यह महसूस होता रहा कि वह इन मिथकों के साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। भले ही वे वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे, फिर भी डॉग वन को इतना आनंदहीन जीवन देने के लिए उसे कुछ हद तक बुरा लगा। वह अपनी औसत रचनात्मकता के साथ कुछ भी बेहतर नहीं कर सके। उन्होंने इस विशेषता को अपग्रेड करने पर विचार किया क्योंकि उन्हें संदेह था कि जब वे अधिक जटिल मशीन डिजाइन करेंगे तो यह काम आ सकती है। आइए अभी इस पर बैठें। सबसे पहले मुझे जीवित रहने की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। अन्य कारणों के अलावा उन्होंने कुछ खिलौने प्राप्त करने के लिए ओल्ड सोल को डिजाइन किया। हालांकि उसे अपनी डीपीआई अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए कुछ सप्ताह या महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। बेस ने अपने उपयोगी गोपनीयता शील्ड में एक स्थायी वृद्धि खरीदने का दृढ़ संकल्प किया था। प्राइवेसी शील्ड काफी हद तक जीवन रक्षक है। एक अच्छा प्राइवेसी शील्ड मुझे मेरे शील्ड जनरेटर के खराब हो जाने पर किसी भी खतरे से बचने की अनुमति देगा। उन्होंने अभी भी अपने शरीर पर आंशिक रूप से खराब हो चुके शील्ड जनरेटर को पहना हुआ था। इसकी बेहद कॉम्पैक्ट ऊर्जा सेल ने केवल 80% चार्ज बनाए रखा और वे इसके पास इसे वापस बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। उसके मालिक ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की तो परिणाम भुगतने होंगे। वेस ने प्राइवेसी शील्ड को सक्रिय किया और अपने हाथ रगड़े। खैर, चलिए इस पर आते हैं। सिस्टम, कृपया मेरे लिए पुरानी आत्मा का मूल्यांकन करें। डिजाइन मूल्यांकन। पुरानी आत्मा। भिन्न नाम। ताक एक कैस ओल्ड सोल आधार मॉडल। टीओसीट ट्राइऑप्स मूल निर्माता। रिक्शा समूह जन वर्गीकरण। मध्यम प्रकाश अनुशंसित भूमिका। एम्बुश राइफलमैन कवच। डी वहन क्षमता। सौंदर्य शास्त्र। सी धैर्य। डी ऊर्जा दक्षता। डी लचीलापन। ए मारक क्षमता। ए अखंडता। सी मोबिलिटी। डी खोलना। बी एक्स फैक्टर। सी विचलन 65% प्रदर्शन में सुधार 17% लागत क्षमता 17% कुल मिलाकर मूल्यांकन। ओल्ड सोल ट्राइऑप्स का एक अत्यधिक दूरी वाला आघात लगाने वाला संस्करण है। यह बिना सोचे समझे दुश्मनों पर स्वस्थ दूरी से घात लगाकर हमला करने के पक्ष में पूरी तरह से सामने की लड़ाई से बचता है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता मध्यम दूरी के अंतिम छोर पर चरम पर होती है, लेकिन यह लंबी दूरी पर भी खतरा पैदा करने में सक्षम है। इसकी निष्क्रिय और सक्रिय स्टील्थ प्रणालियां ओल्ड सोल को बहुत आवश्यक उत्तरजीविता प्रदान करती हैं। आपको 10% से अधिक के प्रदर्शन सुधार के साथ एक मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए 75 डिजाइन अंक प्राप्त हुए हैं। आपको एक फैक्टर की मध्यम उपस्थिति के साथ एक डिजाइन करने के लिए 5 और डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक डीपी पुरस्कार ने उनका मूड ठीक कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपने बढ़ते प्रशंसक आधार के साथ वह अपने अंक बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बिक्री पर निर्भर थे। अब जब उन्होंने एक वर्चुअल मैच पूरा कर लिया तो उन्होंने इसे आयरन स्पिरिट पर अपलोड कर दिया और आवश्यक कागजी कार्यवाही भर दी। वेस ने इसे गेम के वर्चुअल कैटलॉग पर प्रकाशित करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपने प्रचारक का अभिनंदन किया। गेविन न्यूमैन यहाँ। यह वेस है। अब तक हमारा प्रचार अभियान कैसा चल रहा है? यह काफी अच्छा चल रहा है, हालांकि मुझे कुछ धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। सभी खेल केंद्रों में से लगभग 24% ने आपके प्रशिक्षण नाइट को प्रचार तंत्र के रूप में अपनाया है। यह जितना मैंने सोचा था उससे कम है, लेकिन यह उन व्यवसायों के लिए एक प्रभावी आकर्षण साबित हुआ है। अन्य खेल केंद्र देर सवेर हिल जाएंगे। आप जिस धक्का मुक्की का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में क्या? गेविन ने कुम पर आह भरी। उसने लिन पर कुछ दस्तावेज भेजे। वेस ने संदेशों को पढ़ा और पाया कि उनमें खेल केंद्रों द्वारा भेजी गई सभी प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। आप देख सकते हैं कि वे इसके बारे में विनम्र दिखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पंक्तियों के बीच पढ़कर
स्थानीय प्रबंधकों को स्थानीय लोगों के लिए यंग ब्लड का मूल्य पता चलता है। बेनथाइन या रिट्सबर्ग में उनके वरिष्ठ अधिकारी ही उनकी गतिविधियों पर रोक लगा रहे हैं। उनके प्रचारक ने इसमें शामिल मूल कंपनियों को सूचीबद्ध किया और पाया कि उनमें से कुछ का रिकलिन कॉरपोरेशन से संबंध था। यह फिर से बेवकूफ रिकलिन्स है। वे वास्तव में मेरी हड्डियों से नफरत करते हैं। वे अदृश्य दमन के बारे में कुछ नहीं कर सके। जब तक रिकलिन्स अपने स्वच्छंद वंशज के कृत्य के लिए वेस को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक वे उसे असुविधा पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहेंगे। उसे यह भी संदेह था कि उसके अपहरण और हत्या के प्रयास में उनका हाथ था, लेकिन वे कुछ भी साबित नहीं कर सका। यह स्पष्टीकरण देना बहुत कठिन है कि बीएलएम और क्यों रिकलिन्स ने एक दूसरे के साथ समन्वय किया। उन्हें दुश्मन होना चाहिए, या वे थे। रिकलिन कॉरपोरेशन एक सर्वोत्कृष्ट बेनथीन तकनीकी दिग्गज था। हालांकि इसके पूरे ब्राइट रिपब्लिक में संबंध थे। इसका मुख्यालय और इसकी मुख्य उत्पादन सुविधाएं बेनथाइन क्षेत्र में संचालित थीं। इसके बारे में सोचने से वेस को सिरदर्द होने लगा, इसलिए उसने अपने दिमाग से परे मामलों के बारे में अटकलें लगाना बंद कर दिया। यदि कुछ भी गड़बड़ होती तो निश्चित रूप से गणतंत्र की नजर उस पर पहले से ही होती। अपनी छोटी प्रतिष्ठा के बावजूद वेस अभी भी गणतंत्र की नजर में एक निजी नागरिक बने रहे। उनके जैसे लोगों को अपना सिर नीचे रखना चाहिए। आपने मुझे क्यों बुलाया बॉस? जब वेस चुप हो गया तो गेविन ने संकेत दिया, मैं आपको सूचित करना चाहता था कि मैंने एक वर्चुअल में एक डिजाइन करना पूरा कर लिया है। यह एक प्रशिक्षण व्यवस्था है जो प्रशिक्षण व्यवस्था के मेरे मामूली पोर्टफोलियो को पूरा कर देगी। वेस ओल्ड सोल को अपने प्रचारक से मिलवाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने विशेष रूप से इसकी चरम और कुछ हद तक अपरंपरागत लड़ाई शैली पर जोर दिया। आपके क्या विचार हैं, गेविन? क्या यह पर्याप्त व्यवहार्य है? उनके प्रचारक इस मामले पर विचार करने के लिए रुके। वेस को पहले से ही उम्मीद थी कि उसे अचंभित कर दिया जाएगा। ओल्ड सोल की अवधारणा ने वास्तव में एक प्रशिक्षण तंत्र की परिभाषा को आगे बढ़ाया। सच कहूं तो ओल्ड सोल एक प्रशिक्षण तंत्र की तरह नहीं लगता है, गेविन ने अंततः उत्तर दिया। यह बहुत विशिष्ट और एक आयामी है, लेकिन शायद आपके पास यह बात है कि पायलट के विकल्पों को सीमित करने से उनका विसर्जन बढ़ेगा। इसे निश्चित रूप से बताने का एकमात्र तरीका इसे बाजार में जारी करना है। आपको मैक्स से नफरत है, ठीक है? हाँ, इसलिए मुझे पता है कि आपकी मशीन बिक जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप केवल कुछ हजार ही बेच पाएंगे या यह यंग ब्लड की तरह लोकप्रिय हो जाएगा और 1 लाख बिक्री को पार कर जाएगा। जो भी मामला हो, मुझे यकीन है कि आपके पास पहले से ही ऐसे प्रशंसकों की एक बुद्धिहीन संख्या है जो आपके द्वारा प्रकाशित किसी भी डिजाइन को उत्सुकता से पकड़ लेते हैं, भले ही उसका आकार चलने वाली ट्रक जैसा हो। मशीनी उद्योग ने जितना विशिष्टताओं और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें संचालित करने वाले लोग इंसान ही बने रहे। जब यह निर्णय लेने की बात आई कि वे किस प्रकार की युद्ध मशीन का उपयोग करना चाहेंगे तो गेविन ने परोक्ष रूप से उनकी अतार्किकता की निंदा की। खुश रहो कि मेक पायलट इंसान है, वेस ने हल्के फटकार वाले लहजे में जवाब दिया। यदि प्रत्येक ग्राहक तर्कसंगत व्यवहार करता है तो वे केवल ट्रांस गैलेक्टिक निगमों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं ही खरीदेंगे। मेरी जैसी छोटी कंपनियों के पास इस पहलू में कोई मौका नहीं है। भले ही वेस ने अपने उपकरणों के लिए कम शुल्क लिया हो, फिर भी वे सामान्य परिस्थितियों में इतनी अधिक बिक्री नहीं कर सका। विभिन्न प्रकार के अच्छे प्रचार के माध्यम से वेस को ख्यात शत्रुतापूर्ण मेक उद्योग में एक छोटी सी जगह बनाने में कामयाब रहे। वेस गेविन को अपने निर्देश देने के लिए आगे बढ़े। वह जल्दी से डीपी प्राप्त करने के लिए ओल्ड सोल की शुरुआती बिक्री को अधिकतम करना चाहता था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपने प्रचारक के विवेकाधीन कोष में वृद्धि की ताकि वे अपने नवीनतम डिजाइन का प्रचार करना शुरू कर सकें। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं,
लेकिन 1 महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके बिक्री बढ़ाने का प्रयास करें। मुझे बिक्री चार्ट में इसके दीर्घकालिक प्रदर्शन की परवाह नहीं है, इसलिए 1 या 2 तरकीबें अपनाने में संकोच न करें। एक बार जब गेविन को उसका इरादा समझ में आ गया, तो वेस ने फोन रख दिया। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसे एक मिशन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संगठन के वर्चुअल पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद उन्होंने क्लिफोर्ड सोसाइटी के मिशन हॉल में प्रवेश किया। इसके आंतरिक भाग में मार्शल भावना उत्पन्न हुई। नंगी दीवारों से लेकर टिमटिमाती मशालों तक सब कुछ आदिम लग रहा था। सोसाइटी के सदस्यों का समूह विशाल हॉल में एकत्र हुआ था। वे सभी बड़े प्रदर्शनों को देख रहे थे और किस मिशन पर जाना है, इस पर गर्मागर्म चर्चा में लगे हुए थे। टीमों के लिए बहुत सारे मिशनों की अनुमति है। जब सोसाइटी के कई सदस्यों को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसे वे कभी भी अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, तो वे एकजुट हो गए। दुर्भाग्य से सोसाइटी के हृदयहीन मिशन हॉल ने अपने योग्यता भुगतान को समायोजित करने से इनकार कर दिया। भले ही एक व्यक्ति या 12 सदस्यीय विशाल टीम ने मिशन पूरा किया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिशन ने 100 योग्यताओं को पुरस्कृत किया, तो यदि एक व्यक्ति ने इसे पूरा किया, तो उसे पूरी राशि प्राप्त हुई। यदि 5 लोगों की एक टीम इसे पूरा करती, तो उन्हें केवल 20 प्रत्येक मिलते। कभी कभी टीमों ने एक अलग योग्यता वितरण पर निर्णय लिया। 4 स्क्वायर और 1 नाइट की एक टीम नेता के लिए 80 योग्यताएं और प्रत्येक स्क्वायर के लिए केवल 5 योग्यताएं आरक्षित कर सकती है। यह अत्यधिक असमान वितरण एक शूरवीर की शक्ति को दर्शाता है। वेस ने वास्तव में इस उच्च रैंक के साथ शुरुआत करने के अवसर की सराहना की। एक मास्टर में डिजाइनर के प्रशिक्षु के रूप में वेस आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आए। यहाँ तक कि जब सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने एक डिस्प्ले के पास जाकर शूरवीरों के लिए उपयुक्त मिशनों को ब्राउज किया। अध्याय 159 विवाद मिशन आमतौर पर 2 रूपों में आते हैं। वेस या तो एक जोखिम भरा लेकिन फायदेमंद मिशन स्वीकार कर सकता है, या एक सुरक्षित लेकिन कम सार्थक मिशन स्वीकार कर सकता है। उत्तरार्ध में अक्सर अधिक समय लगता है, इसलिए कम प्रतिभाशाली मेक डिजाइनरों में से कई ने इन कार्यों को उठाया। जहां तक वेस की बात है, उसकी नजर जोखिम भरे मिशनों पर थी। हालांकि वह प्यार करता था किसी भी इंसान की तरह अपने जीवन में, वह जानता था कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाए वह कहीं नहीं पहुंच सकता। क्लिफोर्ड सोसाइटी की संपूर्ण उन्नति संरचना ने उनकी प्रतिभाओं को विदेशी साहसिक कार्यों में अपने कौशल को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। एक मेक डिजाइनर जो पूरे दिन अपनी वर्कशॉप में घूमता रहता है, वह केवल स्थिर हो जाएगा। होरेशियो ने उसे एक बार बताया था जब उसने वेस को सोसाइटी के चारों ओर मार्गदर्शन किया था। भले ही वे कुछ संयोग से आगे बढ़ने में कामयाब रहे, लेकिन उनके डिजाइनों में एक आवश्यक चिंगारी का अभाव है। मेक उद्योग को क्लोन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मेक डिजाइनर को आकाशगंगा के अनकहे चमत्कारों की तलाश करनी होती है और अनुभव से बचना होता है, तभी वे अपना रास्ता खोज सकेंगे। वेस को नहीं पता था कि इस सिद्धांत का क्या मतलब निकाला जाए। लीमर ने इस विचार का दृढ़ता से समर्थन किया कि सबसे अच्छे मेक डिजाइनर वे थे जो सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम थे। इसकी अधिक संभावना है कि खतरे में पनपने वाले मेक डिजाइनर पहले से ही उत्कृष्ट हैं। जो भी मामला हो, कई लोगों ने एक सक्षम मेक डिजाइनर की सेवाएं लेने के लिए अच्छा भुगतान किया। जब तक उनके पास सही सुविधाओं तक पहुंच है, वे आसानी से मौजूदा स्थिति के अनुरूप मशीन को डिजाइन या संशोधित कर सकते हैं। उन्होंने सलाहकार के रूप में भी काम किया, जो किसी भी डिजाइन का पुनर्निर्माण करने और अपने ग्राहकों को उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली समझाने में सक्षम थे। वेस एक मिशन को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने 3 मानक महीनों से अधिक समय तक चलने वाले किसी भी मिशन को नजरअंदाज कर दिया। वह अधिक लोगों को परेशान करने से भी बचना चाहता था,
इसलिए उसने अपना ध्यान अंतरिक्ष की अज्ञात पहुंच में एक अभियान में शामिल होने की ओर आकर्षित किया। आकाशगंगा में मानवता के प्रभुत्व के बावजूद अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र की कभी खोज नहीं की गई थी। भले ही एक अज्ञात सितारा प्रणाली एक निश्चित राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आती हो, इसके ग्रह पिंडों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सर्वेक्षण जहाज भेजने में दशकों लग सकते हैं। यह कोमोडो स्टार सेक्टर पर और भी अधिक लागू होता है, जो केवल आधे सहस्राब्दी से अधिक समय से उपनिवेशित था। यहाँ तक कि सबसे गरीब चौथे दर्जे के राज्यों द्वारा दावा न किए गए कई विरल क्षेत्रों में कुछ रत्न छिपे हो सकते हैं। यदि इनमें से कुछ तारा प्रणालियों में अत्यंत मूल्यवान विदेशी वस्तुओं के कुछ भंडार शामिल होते हैं, तो देर सबेर एक अनुवर्ती अभियान शुरू हो जाएगा। नमस्ते, एक हंसमुख लड़की ने पीछे से उसे देखकर चहकते हुए कहा। आप एक शूरवीर हैं, ठीक है, यह सही है, महान। हमारी 5 लोगों की टीम हडसन फेयरफैक्स मिशन लेने के बारे में सोच रही है। उसने कुछ कदम पीछे कुछ पुरुषों और महिलाओं को इशारा किया। जब तक हर कोई अपना उचित हिस्सा काम कर रहा है, हम गुणों को समान रूप से विभाजित करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? 1 मिनट रुकिए, मुझे मिशन का अध्ययन करने दीजिए। वेस ने तुरंत संबंधित मिशन को बुलाया। यह एक कठिन काम साबित हुआ जिसमें बीच में 2 प्रतिद्वंद्वी चौथे दर्जे के राज्यों के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करना शामिल था। युद्ध में जाने के बजाय उन्होंने द्वंद्व युद्ध आयोजित करके अपने मतभेदों को दूर करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस तरह के समाधान की प्रशंसा की, लेकिन इन गंदे पानी में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। कौन जानता था कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नतीजों से कुछ हासिल होगा। 300 योग्यता पुरस्कार अच्छा लग रहा था, लेकिन वेस केवल 50 योग्यता प्राप्त करने की आशा कर सकता था यदि उसे एक टीम में काम करना होता। मुझे खेद है, लेकिन मुझे मना करना होगा कि एक शर्म की बात है, लड़की ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर अलविदा। सोसाइटी के कुछ अन्य सदस्यों ने पूछा कि क्या वेस उनकी टीमों में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले किसी ने उन्हें कहीं और खड़े होने के लिए कहा। यदि आप किसी टीम की तलाश में नहीं हैं, तो केंद्र में न खड़े हों। यह पता चला कि सोसाइटी की एक परंपरा थी जहां यदि आप केंद्र में खड़े होते थे, तो आप एक साथ काम करने में रुचि व्यक्त करते थे। लगातार सवालों पर विराम लगाने के लिए वे तेजी से हॉल के किनारे चले गए। वह मिशनों की सूची में वापस गया और नए सर्वेक्षण किए गए स्टार सिस्टम के जोखिम भरे अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मिनटों की निर्बाध ब्राउजिंग के बाद उसे कुछ दिलचस्प चीज मिली। ग्रोइनिंग मिशन नाम की कोई चीज सूची से अलग थी। कई अन्य मिशनों से अलग, ग्रोइनिंग मिशन ने स्पष्ट रूप से एकल मैक डिजाइनर की मांग की। यदि वेस ने यह कार्य स्वीकार कर लिया तो उन्हें अपनी खूबियों को किसी और के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने उत्सुकता से मिशन का विवरण निकाला। 400 गुण, यह बहुत है, एक अभियान के लिए भी। मिशन ने तुरंत इसकी विशिष्टताओं पर ध्यान दिया। इसने अभियान के मार्ग और गंतव्य सहित इसके अधिकांश विवरणों को गुप्त रखा। जिसने भी इस मिशन को स्वीकार किया, उसे अभियान नेता के फैसले पर भरोसा करना पड़ा, क्योंकि वे पूरे बेड़े को अज्ञात स्थान पर ले गया था। वेस को जोखिम की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने नए चालक दल बाराकोडा के साथ इस यात्रा पर जाने की योजना बनाई। यदि कुछ भी हुआ, तो वे हमेशा स्टार सेक्टर के सबसे तेज इंटरस्टेलर जहाजों में से एक के साथ बच सकता है। अभियान को अत्यंत मूल्यवान खेप की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसने स्वयं नोट किया। इस मिशन को अभी तक किसी ने स्वीकार क्यों नहीं किया? बहुत सारे मूल्य का मतलब बहुत सारा जोखिम है। जाहिर है, मिशन को पहले ही कुछ महीनों के लिए पोस्ट किया जा चुका था। किसी ने चारा नहीं लिया। कौन इतना पागल होगा जो अंधा हो जाए? अश्लील रूप से उच्च इनाम सभी में लालच के बजाय सतर्कता जगाई। मिशन के लिए पूरी टीम के बजाय एक एकल मैक डिजाइनर की मांग करने के लिए किसी प्रकार की पकड़ होनी चाहिए। आखिरकार संख्या में सुरक्षा थी। फिर भी
यदि क्लिफोर्ड सोसाइटी इस मिशन की पेशकश करने को तैयार है तो यह एक प्रामाणिक अनुरोध होना चाहिए। वेस 400 खूबियों के साथ बहुत कुछ कर सकता था। उनकी खरीदारी की सूची छोटी थी, लेकिन यदि क्रेडिट में व्यक्त किया जाए तो सभी वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक थी। यदि वह एक ही बार में बड़ी मात्रा में पुण्य अर्जित कर सके तो वे अपनी पहले से ही तेज गति वाली समय सारिणी को गति देने में सक्षम हो जाएगा। उसने अपनी लागत ली। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद उन्होंने ग्रोएनिंग मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया। उनके कॉम ने तुरंत अलर्ट बीप कर दिया। 20 दिनों के भीतर मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर को रिपोर्ट करें। मिशन को जब्त करने की अनुमति नहीं है। यदि आपको देरी हो रही है या अस्वस्थता है तो कृपया मिशन हॉल को सूचित करें। वेस ने संदेश सुनकर भौहें चढ़ा दी। वह मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर के बारे में जानता था। यह एक स्वतंत्र सितारा प्रणाली थी जो चौथे दर्जे का राज्य होने का दिखावा करती थी। यह एक बंदरगाह प्रणाली भी नहीं थी, जिससे जहाजों के लिए स्टार सिस्टम तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। इसमें केवल मामूली मात्रा में यातायात का आनंद लिया गया क्योंकि कॉमन फ्लीट एलायंस ने एक छोटा ईंधन स्टेशन बनाए रखा था। यदि मैं एक पारंपरिक जहाज ले लूं तो इसमें 20 दिन लगेंगे। सौभाग्य से एक तेज कारवेट लगभग 9 से 11 दिनों में क्लाउडी कर्टेन से मैनक्रॉफ्ट तक पहुंच सकता है। मेरे पास अभी भी कुछ समय है। ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित ग्रोएनिंग मिशन के लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता थी। जबकि वेस ने पहले ही कुछ सामान पैक कर लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा था। उम्मीद है कि मेरा नवीनतम डिजाइन लोगों को पसंद आ रहा है। कुछ अतिरिक्त उपहार खरीदने के लिए मुझे बहुत सारी डीपी की आवश्यकता है। उनकी नवीनतम रिलीज को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। उनके कई प्रशंसक प्रशिक्षण तकनीक को आजमाने के लिए खेल केंद्रों की ओर भागे। अन्य लोगों ने मशीन डिजाइनर की विवेकशीलता पर सवाल उठाते हुए अपनी बात रोक ली। जोशुआ उन प्रशंसकों में से एक था। जैसे ही उसने स्कूल छोड़ा, वे घर लौट आया और अपने निजी सिम्युलेटर पॉड में बैठ गया। उन्होंने तुरंत ओल्ड सोल को क्रेडिट के साथ खरीदा और अपने नए खरीदे गए वर्चुअल मेक के साथ विशाल 100 वॉर्टोर्न इंस्टेंस में प्रवेश किया। वह अभी भी अपनी मशीन से निकलने वाले अजीब कंपन को महसूस कर रहा था। किसी तरह उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पुरानी आत्मा भी उसकी तरह ही अपनी क्षमताओं को आजमाने के लिए उत्सुक थी। वह निश्चित रूप से इस विलक्षण मशीन को आजमाने के लिए उत्सुक थे। प्रशिक्षण यांत्रिकी हो या न हो, आप किसी कारण से मौजूद हैं। यहोशू ने खुद से और अपनी वर्चुअल मशीन से फुसफुसाया। मैं नहीं मानता कि चेजिंग क्लाउड्स पागल हो गया है। इसकी रिलीज धमाकेदार रही। क्लाउडी कर्टेन के स्वयं के मेक डिजाइनर ने अचानक एक नया वर्चुअल मेक प्रकाशित किया और यह सितारा प्रशिक्षण मेक था। जैसे ही सभी ने ये शब्द सुने, वे उत्साहित हो गए। एक बार जब उन्होंने ओल्ड सोल की विशिष्टताओं को देखा तो उनका उत्साह तुरंत खत्म हो गया। उनके लगभग सभी साथी सहपाठियों ने कई सीमाओं पर अपना सिर खुजलाया। आप राइफल की शक्ति को कम करने में सक्षम नहीं हैं, फिर आप इसे तो क्यों नहीं कहते? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तोपें भी मामूली 6 गोलियां दागने के बाद नहीं रुकेंगी। यह मंद डिजाइन केवल 6 अवसरों के साथ किसी भी मशीन को कैसे मार सकता है। यह हर 2 सेकंड में केवल एक बार फायर करने में सक्षम है। क्या आप जानते हैं कि यह कितना समय है? जब तक मेरा अगला शॉट तैयार होता है, तब तक मेरे चेहरे पर एक झड़प हो चुकी होती है। यह मेक हाथापाई में पूरी तरह से असहाय है। केवल एक कमजोर आदमी जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कॉकपिट में कदम नहीं रखा, वे इतनी दयनीय बात सोच सकता है। यह सितारा मेज के खिलाफ चाकू की लड़ाई भी नहीं जीत सकता। उसके कई सहपाठियों ने मेक की निंदा की, लेकिन जोशुआ को अपने आदर्श पर विश्वास था। कई साथी ओल्ड सोल की अविश्वसनीय गोपनीयता, सटीकता और शक्ति से चूक गए। निश्चित रूप से यह केवल एक स्नाइपर के रूप में उत्कृष्ट था,
लेकिन राइफलमैन की भूमिका सीखने का यह कोई अच्छा तरीका नहीं था। बेशक जोशुआ को साथ खेलने की जरूरत नहीं थी। अपने व्यापक शिक्षण के कारण उन्होंने पहले से ही निशानेबाजी की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली थी। उनकी पुरानी आत्मा ने इत्मीनान से एक भारी शहरीकृत युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। इस बार की लड़ाई में एक शोध संस्थान को लेकर लड़ाई शामिल थी। ढांचे पर कब्जा बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को संघर्ष करना पड़ा। जिसने भी इसके मैदान पर 10 मिनट तक कब्जा कर लिया वह मैच जीत गया। चलो कोई अच्छी पोजीशन ढूंढ लेते हैं। जोशुआ भीड़ से अलग हो गया और अपनी मशीन को किनारे की ओर खींच लिया। जब भी कोई दुश्मन स्काउट उसके सिर के ऊपर से उड़ता था तो वह अपनी चाल नीचे कर देता था या एक कोने के पीछे छिप जाता था। ओल्ड सोल के निष्क्रिय भिगोने वाले कवच ने सुनिश्चित किया कि स्काउट्स कभी भी डरपोक की यंत्र पर ध्यान न दें। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बेहतर है। स्वागत योग्य आश्चर्य ने जोशुआ को आगे की स्थिति तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी उंगलियां पहले से ही ट्रिगर खींचने में खोजली कर रही थीं। कई मिनटों की खोजबीन के बाद उन्हें एक ढही हुई संरचना मिली जो एक जलते हुए अंतरिक्ष बंदरगाह की ओर देख रही थी। जोशुआ ने सावधानी पूर्वक ओल्ड सोल को मलबे के पीछे झुकने के लिए नियंत्रित किया। मेक एक विशाल मशीन के लिए यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से बैठ गया और अपने शिकार के पास आने का इंतजार करने लगा। भीषण अग्निकांड से भारी मात्रा में निरंतर गर्मी उत्पन्न हुई। प्रचुर तापीय ऊर्जा ने उनके पुरानेपन को छुपाने में मदद की। आत्मा की उपस्थिति। उसकी धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा का फल तब मिला जब मेचों की तिकड़ी सामने आई। एक मध्यम शूरवीर और एक नियमित राइफलमैन में एक भारी 4 पैर वाले तोपखाने में के साथ चलते थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि 4 पैरों वाला क्रॉलर अपने दुश्मन के पिछले हिस्से पर बमबारी करने के लिए एक अच्छा कोण ढूंढना चाहता था। बस इतना नहीं चलेगा, जोशुआ ने खुद से फुसफुसाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी राइफल दुश्मन के राइफलमैन की ओर घुमा दी। राइफलमैन ने जोशुआ के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया, जबकि उसके पास सबसे कम कवच भी था। दूसरी ओर शूरवीर और तोपखाने ने काफी अधिक कवच का उपयोग किया, इस हद तक कि जोशुआ को संदेह था कि वे उनकी परतों को भेदने में सक्षम होगा। यहोशू शांत हो गया और उसने अपनी सांसें नियंत्रित की। उनके निशानेबाजी शिक्षक ने नियंत्रण बनाए रखने के महत्व को पहले ही समझा दिया था। उनकी राइफल ने गिरे हुए मलबे के निचले हिस्से को बाहर निकाला और सीधे तोपखाने के साथ जा रहे सावधान राइफलमैन मेक पर निशाना साधा। पुरानी आत्मा जीवित हो उठी। जब जोशुआ ने राइफलमैन मेक के मध्यम रेंज में आने का इंतजार किया तो उसे कुछ खून की प्यास महसूस हुई। उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियां काम करने लगीं, जिससे जोशुआ को अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों और उसके कमजोर बिंदुओं का पूर्वानुमान मिल गया। एक छोटे से बदलाव के कारण राइफल दुश्मन राइफलमैन की बाएं छाती पर टिक गई। ओल्ड सोल के परिष्कृत सेंसरों ने उस स्थान पर थोड़ी अधिक गर्मी का पता लगाया। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड जुलूस जोशुआ की स्थिति के करीब पहुंच गया। एक बार जब वे मध्यम सीमा में आ गए तो जोशुआ ने ट्रिगर खींच लिया। हवा प्रकाश और गर्मी की एक संकीर्ण गठरी के रूप में टकराई और हवा के माध्यम से विस्फोटित हुई और लक्षित लक्ष्य की छाती के करीब प्रभावित हुई। लेजर किरण का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नग्न आंखों से देखा जा सकता था। अधिकांश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से बाहर गिर गई। इसका मूल रूप से मतलब यह था कि ओल्ड सोल की लेजर किरणें भ्रामक रूप से कमजोर दिख रही थीं। अधिक पारंपरिक लेजर तोपों के विपरीत, जो हिंसा के दृश्यमान झोंके के साथ अपने पेलोड को आगे बढ़ाती थी, ओल्ड सोल की अत्यधिक संशोधित लेजर राइफल ने एक अप्रत्याशित क्रॉसबो बोल्ट की तरह अपने लक्ष्य में एक संकीर्ण छेद कर दिया। कुछ सेकेंड बाद घायल राइफलमैन मेक को एक भयावह विस्फोट का सामना करना पड़ा। उनके साथी के पावर रिएक्टर पर नियंत्रण खो जाने के कारण उनके साथ आने वाले 2 यंत्र पूरी तरह से असंतुलित हो गए। निशानची
शूरवीर अचानक चिल्लाया और अपनी ढाल को चौंका देने वाले तोपखाने के पास रख दिया। वह करीब है, गोली मार। आर्टिलरी में के पायलट ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और लेजर बीम की उत्पत्ति की दिशा में तत्काल वॉली फायर कर दिया। विस्फोटक गोलों ने मलबे के ढेर के चारों ओर एक बड़ा क्षेत्र ढक दिया, जिससे पूरा क्षेत्र नरक में बदल गया। जैसे ही पहला गोला गिरा, जोशुआ ने पैनिक बटन चालू कर दिया। ओल्ड सोल का कर्ण जनरेटर तेजी से क्रियाशील हो गया और गहरे रंग के वाष्प के साथ भारी मात्रा में कण बाहर निकाल दिए। धत तेरी की, यह धुआं रास्ते में है, तोपखाने के पायलट ने शाप दिया। मेरे सेंसर कुछ भी नहीं पकड़ रहे हैं। जबकि दुश्मन पायलट ने पूरे क्षेत्र पर गोले से बमबारी करने पर विचार किया। जोशुआ पहले ही भाग गया था और अपनी राइफल की गर्मी कम होने का इंतजार कर रहा था। उसने केवल एक ही गोली चलाई, इसलिए राइफल को ओल्ड सोल के हाथों में एक अचूक सहारा बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। जोशुआ ने धीरे धीरे अपने भ्रमित विरोधियों को घेर लिया। उसने अपने अगले हमले के लिए अपना तंत्र तैयार किया। जब तक उनके प्रतिद्वंद्वी उनकी चाल को समझने में असफल रहे, तब तक उन्होंने अपना फायदा उठाने पर जोर दिया। उसकी राइफल का निशाना घबराए हुए शूरवीर की पीठ पर था। उनके कौशल और निर्णय ने ओल्ड सोल की लक्ष्यीकरण प्रणाली के साथ मिलकर उन्हें पीठ के निचले हिस्से को निशाना बनाया। उसकी राइफल से फिर गोली चल गई। संकीर्ण किरण ने नाइट स्क्वायर को उसके कमजोर रियर कवच में मारा और तब तक छेद किया जब तक कि वह इंजन से नहीं टकराया। जैसे जैसे उसकी चालें लड़खड़ाती गईं, शूरवीर झुक गया। हमले से मे की मौत नहीं हुई, लेकिन यह उसे धीमा करने में सफल रहा। तीसरे, चौथे और पांचवें शॉट ने भेद्यता का फायदा उठाया और असहाय शूरवीर को मार गिराया। अध्याय 160 करतब जोशुआ ने एक ही बार में दुश्मन राइफलमैन को मार गिराया। नाइट को 3 और शॉट झेलने पड़े, लेकिन एक और शॉट लगने के बाद वह गिर गया। अपने साथियों को खोने के बाद अलग थलग पड़ा तो खाना दल घबरा गया और जितनी जल्दी हो सके बेस पर वापस भाग गया। अफसोस की बात है कि भारी मशीनें धीरे धीरे चलती थीं। अनुरक्षकों की कमी के बावजूद जोशुआ समझदारी से वहां से निकल गया। उन्होंने एक ही एंगेजमेंट में 5 बार शूटिंग की और काफी गर्मी पैदा की। उनके मेक के आंतरिक हीट सिंक ने अब तक की अधिकांश गर्मी को अवशोषित कर लिया है, इसलिए उनके मेक ने लो प्रोफाइल बनाए रखा। अगर मैं ओल्ड सोल की ताप क्षमता पर जोर दूं तो वह सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी। मेक इस सीमा को कभी भी पार न करने की बहुत जोरदार चेतावनी के साथ आया। भले ही उसे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को छोड़ना पड़ा, जोशुआ के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने अपना सामान नीचे छिपा लिया और धैर्यपूर्वक गर्मी कम होने का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि जब अन्य सभी मेक ने खुद को युद्ध में फेंक दिया, तो ओल्ड सोल एक मूर्ति की तरह कठोर खड़ा था, जैसे कि उसे पता था कि उसका समय नहीं आया था। यह अलग है, यह ऐसा ही है। वह बड़बड़ाया। चेजिंग क्लाउड्स द्वारा डिजाइन की गई किसी भी मशीन को चलाने की भावना ने उन्हें हमेशा मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके होम टाउन में एक डिजाइनर के काम की तुलना में अन्य मॉडलों को ठंडा और स्थिर महसूस हुआ। यह एक भरवां जानवर की असली डील से तुलना करने जैसा है। भले ही वे एक जैसे दिखते हों, फिर भी वे पूरी तरह से अलग हैं। जबकि उसके पास युवा रक्त का अनुभव करने की विलासिता नहीं थी, पुरानी आत्मा एक निर्दयी पिता की तरह महसूस करती थी। कभी कभी यहोशू ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने कार्यों को बदल दिया या उन चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जब उनका कोई मतलब नहीं था। आखिरकार कुछ ही मिनटों में 2 मेक को बाहर निकालना उसके परे होना चाहिए था। यहाँ तक कि एक अत्यधिक शक्तिशाली लेजर राइफल के साथ भी जोशुआ जैसा युवा शक्तिशाली एक शूरवीर को इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। यह राइफल अद्भुत है। यह एक ही बार में हल्के कवच को पिघलाने में सक्षम है। तुलनीय शक्ति वाले प्रत्येक अन्य हथियार का वजन कम से कम 2 गुना या 3 गुना अधिक होता है।
ओल्ड सोल की अत्यधिक कॉम्पैक्ट लेजर राइफल ने जोशुआ को इसे अधिक आसानी से चलाने की अनुमति दी। इन सभी फायदों की तुलना में उन्हें इसकी सीमित ताप क्षमता और भारी बिजली खपत पर कोई आपत्ति नहीं थी। जोशुआ ने अपना शिकार फिर से शुरू किया। वह उन कुछ सहयोगियों को नजरअंदाज करते हुए अनुसंधान संस्थान की ओर बढ़ गया, जो चाहते थे कि वह अपनी पीठ ढक ले। हालांकि अगर वह दूसरों के साथ मिलकर काम करता तो उसे मदद मिल सकती थी, लेकिन वह अकेलेपन के लिए तरसता रहता था। अगर मैं पंगा लूंगा तो कोई और नहीं मरेगा, उसने अपने आप को तर्कसंगत बनाया। इसके तुरंत बाद वह भौंचक्का रह गया। यह सिर्फ एक खेल है, दूसरों की परवाह किसे है। कारण चाहे जो भी हो, जोशुआ ने अकेले ही आगे बढ़ना पसंद किया। वह धीरे धीरे एक खुले पार्क में पहुंच गया। पेड़ों के ऊपर कुछ हवाई यंत्रों ने बड़े पैमाने पर अप्रभावी राइफल शॉट्स से एक दूसरे को परेशान किया। औसत सिल्वर लीगर के कौशल स्तर को ध्यान में रखते हुए जोशुआ को उम्मीद थी कि गतिरोध जारी रहेगा। जब मैंने सेराफिम के साथ शुरुआत की थी तब वे मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं थे। लड़ाई में उनके सामने मुख्य मुद्दा यह था कि किसी भी उड़ने वाले वाहन में बंद होने की हिम्मत नहीं थी। जोशुआ ने हमेशा अपने शिक्षकों से निर्णायक होना और क्षरण की लड़ाई से बचना सीखा। आकाश में इनमें से किसी भी डोलट ने उचित हवाई यांत्रिक रणनीति नहीं सीखी थी। उनकी ओल्ड सोल को दुर्घटनाग्रस्त शटलों का एक सुविधाजनक ढेर मिला जिसने इसे चुंबकीय सेंसर के खिलाफ कुछ कवर दिया। जैसे ही राइफलमैन मेच अंदर आया, उसने अपने हथियार को आसमान की ओर निशाना बनाया। 1 मिनट बीत गया और मशीन स्थिर रही। जब भी यहोशू ने ट्रिगर खींचना चाहा, एक आवेग ने उसे रोक लिया। वह किसी तरह जानता था कि वह अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम नहीं होगा। सटीक प्रहार करने के लिए वे बहुत तेजी से आगे बढ़े, यहाँ तक कि ओल्ड सोल की लक्ष्यीकरण प्रणालियों को भी इन मूर्खतापूर्ण उड़ान भरने वालों की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरा मेक इस तरह के शिकार का शिकार करने के लिए नहीं है, यहोशू ने पीड़ापूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही मैं गोली चलाऊंगा, वे मेरी स्थिति पर कब्जा कर लेंगे। फ्लाइंग मेक ओल्ड सोल की घातक शत्रुता होनी चाहिए। वे यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़े कि उसकी राइफल का कोई भी कीमती शॉट निशान पर न लगे। यहाँ तक कि अगर जोशुआ ने कण जनरेटर को सक्रिय कर दिया तो भी उसकी मशीन को इन परफेक्ट स्काउट्स द्वारा आसानी से सूंघ लिया जाएगा। फिर भी जोशुआ ने अपनी बेचैनी दूर की और धैर्यपूर्वक लड़ाई खत्म होने का इंतजार किया। वह जानता था कि इन बच्चों ने अपने अत्यधिक तीव्र संघर्ष में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनमें से एक के गिरने के बाद सबसे पहले उनका पक्ष टूट गया। थके हारे दिखने वाले हवाई मेचों की तिकड़ी ने द्वंद्व छोड़ दिया और वापस बेस की ओर भाग गए। दुश्मन टीम ने अपने विरोधियों को फिसलने नहीं दिया और अपने शिकार का पीछा किया। इसमें शामिल सभी उड़ान भरने वालों ने अपनी उड़ान प्रक्षेप पथ को सुचारू किया क्योंकि उन्होंने बचने की बजाय गति को प्राथमिकता दी। जोशुआ ने शांतिपूर्वक उस प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखी जो युद्ध में क्षति के कारण थोड़ा पीछे रह गया था। एक बार जब यह एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर चढ़ गया तो उसने गोलीबारी की। लेजर किरण अंधेरे की तरह बाहर निकली और हवाई मैक की उड़ान प्रणाली से टकराई। एक अनुभवी पायलट कभी भी अपने विमान को सीधी रेखा में नहीं उड़ाएगा, लेकिन जोशुआ का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार स्पष्ट रूप से भूल गया कि अन्य दुश्मन युद्ध के मैदान में छिपे हो सकते हैं। क्षतिग्रस्त मशीन ने ऊंचाई खो दी और जोशुआ से एक ब्लॉक दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रास्ते में मौजूद सभी संरचनाओं ने उसे काम पूरा करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने धैर्यपूर्वक अपनी लेजर राइफल की साइकिलिंग खत्म होने तक 2 सेकंड का इंतजार किया और लड़खड़ा रहे पीछा करने वालों पर हथियार का निशाना साधा। जैसे ही वे इस तथ्य के करीब पहुंचे कि उन्होंने एक साथी को खो दिया है, ओल्ड सोल ने फिर से अपनी राइफल से फायर किया। लेजर किरण ने उसकी छाती में एरियल में एक स्क्वायर पर प्रहार किया।
पिछली लड़ाई की क्षति ने पहले ही इसकी आधी परतें उधेड़ दी थीं। किरण ने शेष भाग को जला दिया और कॉकपिट में एक छेद कर दिया। कॉकपिट के अंदर डमी पायलट भारी मात्रा में ऊर्जा का सामना नहीं कर सका। डमी दुखद रूप से धूल में वाष्पित हो गई। तुम कायर निशानेबाज हो। जीवित दुश्मन पायलट अपने गुस्से से भड़क उठा। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मरने की तैयारी करो। जोशुआ ने आने वाली मैच पर 2 बार फायर किया लेकिन हिट करने में असफल रहा। अपने पिछले पीड़ितों के विपरीत इस व्यक्ति को चकमा देना याद था। यदि ओल्ड सोल के पास एक सामान्य लेजर राइफल होती तो जोशुआ पावर सेटिंग को डायल करने और अपनी राइफल को चालू करने में सक्षम होता। एक थूकने वाले में कम शक्ति वाली लेजर किरणों की तीव्र बौछार उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की उड़ान को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। जैसे ही दुश्मन का उड़ाका थूकने की दूरी पर आया, ओल्ड सोल के कण जनरेटर ने एक और चार्ज छोड़ा। काले रंग के घने और धुंधले बादल ने एक पल में फ्लाइट मेक को घेर लिया। पायलट थोड़ा घबरा गया लेकिन उसने तुरंत अपनी मशीन को वापस नियंत्रित कर लिया। उसने बादल को झटकने के लिए अपनी मशीन को सीधा ऊपर की ओर निर्देशित किया। कुछ दृष्टि वापस पाने के बाद पायलट ने अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए अपने घृणित प्रतिद्वंद्वी का पता लगाने की कोशिश की। आप कहाँ हैं? जब उसकी दृष्टि चली गई तो स्नाइपर दूर चला गया। या क्या वह डरपोक कायर अपनी जगह पर रुका हुआ था, इस तथ्य पर विश्वास करते हुए कि कोई भी इस धुएं के नीचे उस पर हाथ नहीं डाल सकता। जामर। जैसे ही हवाई यंत्र उड़ गया, एक पतली लेकिन घातक लेजर किरण ने उसकी कमजोर पीठ पर प्रहार किया और मुख्य बिजली नाली को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो उसकी भूखी उड़ान प्रणाली को पोषण देती थी। यह पता चला कि यहोशू मियास्मा के किनारे पर रुका हुआ था। ओल्ड सोल ने कणों की कम सांद्रता के माध्यम से अपने सेंसरों पर दबाव डाला और जैसे ही वे मियास्मा से ऊपर चढ़ा, अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने में कामयाब रहा। अपने शिकार की ऊंचाई कम होने के कारण जोशुआ ने अपनी मशीन को वापस मियास्मा की ओर निर्देशित किया। 3 शॉट बचे होने पर वह जबरन उतारे गए मैच को एक ही शॉट में खत्म करना चाहता था। उसने सावधानी से मियास्मा को खंगाला और अस्पष्ट रूप से मध्य की ओर बढ़ा। कुछ मिनट बाद वह अपंग उड़ान मशीन से टकरा गया। इसकी कठोर लैंडिंग से हवाई मेक को काफी नुकसान हुआ। जब उसने अपनी राइफल को अपने घृणित प्रतिद्वंद्वी की ओर मोड़ने की कोशिश की तो ओल्ड सोल पहले आगे बढ़ी और उसके क्षतिग्रस्त कवच के माध्यम से सीधे फायर किया। वह अब 4 है। यहोशू ने अपने आप से फुसफुसाते हुए शांति से अपनी नवीनतम हत्या को खारिज कर दिया। अभी भी एक और ग्राउंडेड मेक है। ओल्ड सोल अभी तक अपनी अधिकतम ताप क्षमता तक नहीं पहुंची थी, इसलिए जोशुआ फैलने वाले मियास्मा से दूर चला गया और अपने दूसरे शिकार का पता लगाया। उन्होंने अपने द्वारा शूट किए गए पहले हवाई मेक के दुर्घटना स्थल का पता लगाया और मलबे का पीछा करते हुए एक शटल गैरेज तक गए, जहां घायल मेक ने इसके नुकसान का जायजा लिया। यह आप है। जोशुआ ने तुरंत दुश्मन के कॉकपिट पर गोली चलाकर उसे चुप करा दिया। बैठे हुए बत्तख को खत्म करने के लिए उसे अपने लक्ष्य को समायोजित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने एक भी खरोंच का सामना किए बिना 5 मेक्स को मार गिराया है, तो उसके अस्तित्व में ठंडी संतुष्टि छा गई। ओल्ड सोल दाहिने हाथों में एक शक्तिशाली मशीन थी। यह कोई प्रशिक्षण तंत्र नहीं है, यह एक हत्या मशीन है। अनुसंधान संस्थान की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने अगले कुछ मिनट अपनी मशीन को ठंडा करने में बिताए। मैं अपने चरम पर पहुंच गया था क्योंकि दोनों पक्षों ने संस्थान के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जोशुआ किनारे पर छिप गया और शिकार के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। जब वे नरसंहार से भाग गए तो उन्होंने लगातार 3 अतिरिक्त मशीनें उठा लीं। क्षतिग्रस्त मशीनों को चुनना आसान था क्योंकि जोशुआ ने उन्हें गंभीर संतुष्टि के साथ बाहर निकाला। उनके उल्लेखनीय योगदान ने उनके विरोधियों के खिलाफ संतुलन बना लिया और उनकी टीम मैच जीतने में सफल रही।
जैसे ही युद्ध का मैदान खत्म हुआ, वह अपनी पॉड के सामने झुक गया। उन्होंने शत्रु दल को पूरी तरह से कुचल डाला। उनमें से किसी ने भी युद्ध के मैदान में स्नाइपर का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। एक बार इस मॉडल को अधिक लोकप्रियता मिलने पर यह बदल सकता है। मैच खत्म होने के बाद उसका आभासी शरीर कॉकपिट से बाहर चला गया। इससे पहले कि वह लॉबी में लौटा, उसके चेहरे के सामने एक अजीब संदेश आया। आपके मेक इट डिजाइनर का एक एजेंट प्रचार उद्देश्यों के लिए आपके युद्ध फुटेज का उपयोग करने की अनुमति का अनुरोध करता है। किसी भी क्रेडिट या इन गेम सोने का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। क्या आप इस अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहते हैं? जोशुआ को अनुरोध को पार्स करने में कुछ सेकंड लगे। यदि वह इसे सही ढंग से समझता है, तो उसके पसंदीदा मेक डिजाइनर के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति उसके फुटेज का उपयोग एक विज्ञापन में करना चाहता था। ओह हाँ, मुझे स्वीकार है। दुनिया भर के खेल केंद्रों में विज्ञापनों का एक नया सेट दिखाई दिया। इसने कार्यवाही में ओल्ड सोल के सर्वोत्तम क्षणों को प्रदर्शित किया। जिज्ञासु आगंतुकों ने अनुमानों को देखा, क्योंकि विशिष्ट यंत्रों ने कुछ ही शॉट्स में अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया था। क्या वह नई मशीन है? क्या वह राइफल है? इसमें तोप से भी अधिक शक्ति होती है। वे गुप्त प्रणालियां अवास्तविक हैं। वे बिना किसी सुराग के उसमें के ठीक पीछे चल रहे हैं। गेविन न्यूमैन ने देखा कि एक्शन से भरपूर फुटेज ने भीड़ को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों पर तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया जिन्होंने एक घंटे पहले उसी मॉडल का अपमान किया था। उन्होंने स्वयं उन क्लिपों का संपादन भी नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने इसे एक स्वचालित कार्यक्रम पर छोड़ दिया, जिसने उधार लेने की अनुमति प्राप्त प्रत्येक युद्ध रिकॉर्ड में से सबसे गहन क्षणों का चयन किया। मुझे इस दर पर एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय करतबों का अनुकरण करने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों ने अपने सिम पॉड के अंदर छलांग लगाना शुरू कर दिया। इन बेवकूफों पर हमारी सीमाओं की रक्षा करने का भरोसा कैसे किया जा सकता है, जब वे कुछ चुनिंदा फुटेज से आसानी से गुमराह हो जाते हैं। उन्होंने अपना कोम खोला और ओल्ड सोल का बिक्री रिकॉर्ड निकाला। के तौर पर एलएमसी के लिए काम करने वाले प्रचारक ने कंपनी के वर्चुअल खाते में सीमित मात्रा में अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया। संख्या दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों में पहुंचने लगी, और यह केवल पहला दिन था। वे सभी भेड़े हैं। प्रचारक को पता था कि उसे अपने नियोक्ता के नवीनतम डिजाइन को यंग ब्लड की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण के साथ प्रचारित करना होगा, जिसमें वीरतापूर्ण प्रभाव था। राइफलमैन में की उबाऊ उपस्थिति और चरम विशिष्टताओं ने कई संभावित ग्राहकों को निराश कर दिया। इस प्रकार गेविन ने जनता की उपेक्षा करने और इसके बजाय मुट्ठी भर प्रतिभाशाली पायलटों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जो जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, जिन लोगों ने ओल्ड सोल के फायदों का पूरा उपयोग किया, उन्होंने अविश्वसनीय स्कोर हासिल किया। यदि वह उन्हें संशयग्रस्त जनता तक परोसता, तो वे उनकी पहली धारणा पर सवाल उठाना शुरू कर देते और अपने लिए इस तकनीक को आजमाते। अफसोस की बात है कि हर कोई राइफलमैन में की विचित्रताओं को समझ नहीं पाया। गेविन ने आंकड़ों पर नजर डाली और देखा कि उसकी जीत दर सबसे निचले पायदान पर है। ओल्ड सोल को इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट मानसिकता और कौशल के सेट की आवश्यकता थी। कौशल स्तर के बारे में भूल जाइए। जिन किशोरों ने इस तकनीक को आजमाया, उनमें से अधिकांश के पास घात लगाने की रणनीति अपनाने के लिए धैर्य की कमी थी। उसने उनके पूर्वानुमानित व्यवहार पर अपना सिर हिला दिया। मांसपेशियों से बंधे बेवकूफ। भले ही मुट्ठी भर नाराज ग्राहकों ने मॉडल के बिक्री पृष्ठ पर खराब समीक्षाएं लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे इसकी बढ़ती गति कम नहीं हुई। इस प्रारंभिक चरण में किसी भी खेल केंद्र ने ओल्ड सोल को अपने सितारा प्रचार तंत्र के रूप में नहीं चुना। इस बार इस मशीन को आजमाने वाले हर किसी ने ट्रेंडिंग मशीन को खरीदने के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए क्रेडिट या सोना खर्च किया था। फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बॉस।
हम देखेंगे कि क्या आपका वेरिएंट प्रशिक्षण तंत्र के रूप में काम करता है या नहीं।